हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 27 के साथ। सेट नंबर 27 में जो जीके के क्वेश्चन आर्ट्स और करंट से रिलेटेड है उनको अभी मैं डिस्कस करूंगा। और सेट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन जो है वही हम लोग का जीके का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। स्टूडेंट्स पहले हम लोग आंसर डिसाइड कर लें, आंसर को मार्क करें और ये आंसर आपका इसका है तमिलनाडु। अब आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था। ये मौर्य वंश कहाँ का, तो मौर्य वंश मगध का, और मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम मैं बहुत बार डिस्कशन में आपको बताया हूँ। और मगध पर शासन करने वाले वंशों का जो क्रम है वो हर्यक है, नेक्स्ट जो शिशुनाग है, और फिर आपका नंद है, और फिर मौर्य है, और फिर शुंग, और फिर कण्व। यहां पर बात है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में कौन सा जगह नहीं था, कौन सा क्षेत्र नहीं था, वो तमिलनाडु। तो मैं आंसर बता ही दिया। अब देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश का प्रथम शासक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर दूसरा जो हो गया आपका बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद तीसरा जो महान शासक मौर्य वंश का अशोक, और अशोक के बाद भी शासक रहे मौर्य में, और अंतिम हो गए बृहद्रथ। ये बात हम लोग सिर्फ मौर्य वंश का कर रहे हैं, बृहद्रथ। अब आप देखोगे यहां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य क्षेत्र में कौन सा स्थान नहीं था। ये क्वेश्चन खास करके आपको पकड़ा जाएगा अशोक के अभिलेखों से। अशोक के अभिलेख में ये वर्णित है, अशोक खुद ये घोषणा किया है कि सुदूर दक्षिण का तमिल और केरल का जो क्षेत्र है वो उसके साम्राज्य क्षेत्र में नहीं था। अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया, लेकिन सुदूर दक्षिण का तमिल और केरल क्षेत्र उसके साम्राज्य क्षेत्र में नहीं थे। इसकी घोषणा अशोक खुद करता है। और अशोक के पहले दक्षिण में मौर्य का प्रसार ही नहीं था, और मौर्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय तमिल उसके साम्राज्य क्षेत्र में आने का दूर दूर तक कोई बात नहीं है, इसलिए ये तमिलनाडु चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य क्षेत्र में नहीं था। जबकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का जो पश्चिमी प्रांत है, अफगानिस्तान आप देख रहे हो पाकिस्तान के ऊपर, और ये बंगाल, तो बिहार बंगाल में तो मगध का विस्तार था ही। तो ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के एरिया में थे, लेकिन तमिलनाडु चंद्रगुप्त मौर्य के एरिया में नहीं था, इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, और दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया या देवताओं का प्रिय कहा। ये क्वेश्चन हम लोग का है कि किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा, तो वो आंसर होगा अशोक। अशोक के अभिलेखों में अनेक जगह पर देवानाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है, अशोक का देवानाम प्रियदर्शी। तो अशोक अपने को देवताओं का प्रिय घोषित किया है। तो किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलाया अपने अभिलेखों में, अपने अन्य जो साक्ष्य जो उसका रह गया है उसमें, खास करके अभिलेखों में, तो अशोक ने ही अपने को देवताओं का प्रिय कहा है। अब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये कब का शासक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक। और गुप्त वंश की शुरुआत कब से होती है, तो आप जानते हो गुप्त वंश की शुरुआत 275 से होती है। गुप्त वंश में श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। फिर ये कनिष्क, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम सदी ईस्वी से कुछ माना जाता है कहीं कहीं कि वह दूसरी सदी ईस्वी का भी कुछ वर्षों तक रहा था। और 78 एडी इसके शासन का, 78 ईस्वी इसके शासन का पक्का एक साल था, ये स्पष्ट होता है। और 78 एडी में कनिष्क ने ही शक संवत शुरू किया था। शक संवत, विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, और शक संवत का शुरुआत 78 एडी कनिष्क के समय ही
चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। अशोक का शासनकाल, अशोक का शासनकाल थोड़ा अलग अलग सोर्स में अलग लिखेगा, लेकिन 269 बीसी से 232 बीसी यानी 232 बीसी, 232 बीसी तो एकदम स्थापित है। इस 269 में कहीं 271 भी, कहीं 273 ईसा पूर्व भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा मान्य है 269 से 232 बीसी। समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का, और गुप्त वंश का ये तीसरा शासक। गुप्त वंश का ऐसे कहिए तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, तो ऐसे तीसरा हुआ। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जो सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के संस्थापक, सिखों के पहले गुरु, तो सिख धर्म के प्रवर्तक या सिख धर्म के संस्थापक या सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी में कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। और 1469 ईस्वी में वाला एक ही ऑप्शन भी है, और 1469 ईस्वी रावी नदी के किनारे, यही हमारा सही ऑप्शन है। तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अभी कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। और गुरु नानक देव के जन्म स्थान पर जो गुरुद्वारा है उसी को हम लोग नानकाना साहिब कहते हैं, नानकाना साहिब कहेंगे। और ये तलवंडी में गुरु नानक देव के जीवनी से संबंधित क्वेश्चन आता है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव के पिता का नाम था कालू राम, उनकी माता का नाम था तृप्ता। इनका जन्म 1469 ईस्वी में। और ये भक्ति आंदोलन के एक संत माने जाते हैं, भक्ति आंदोलन के संत। और उन्होंने जो अपना एक विचार चलाया, एक दर्शन चलाया, एक फिलॉसफी चलाया, लोगों को जो धर्म का रास्ता बताया, उस धर्म को, इनके दर्शन को, इनके फिलॉसफी को सिख धर्म कहा गया। और सिख धर्म के अनुयायियों को सिख कहा गया। गुरु नानक देव के बाद भी सिख धर्म में गुरु परंपरा चलती रही, और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु यानी सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, और गुरु नानक देव का जो जीवन काल है वो 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी। दूसरे जो गुरु नानक देव ने ही लंगर प्रथा भी शुरू किया। और लंगर प्रथा यानी जो कुछ लोगों के लिए मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराना, तो लंगर प्रथा शुरू किया गुरु नानक जी ने। और उसके बाद दूसरे गुरु जो हुए गुरु अंगद हुए, और गुरु अंगद ने एक स्क्रिप्ट, एक लिपि शुरू किया, और पंजाबी भाषा के लिए एक लिपि जो गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा? तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा। तीसरे गुरु जो होते हैं अमरदास, तीसरे गुरु अमरदास। और अमरदास जी का मुख्य श्रेय ये जाता है कि उन्होंने लंगर व्यवस्था को ज़्यादा सुचारू किया, ज़्यादा उसको व्यवस्थित किया। और फिर नेक्स्ट गुरु जो होते हैं चौथे गुरु रामदास। और गुरु रामदास से संबंधित जो चीज़ आपको याद रखना है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा, अमृतसर शहर किसने बनाया, किसने अमृतसर शहर बसाया, कुछ भी हो, तो अमृतसर शहर की शुरुआत या उसकी स्थापना किसके द्वारा? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा। और फिर पांचवें गुरु हमारे होते हैं सिखों के गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद करना है वो कि इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसके द्वारा? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और गुरु अर्जुन देव के साथ एक चीज़ और भी कि जहांगीर के विद्रोही पुत्र को इन्होंने शरण दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी, मृत्यु दंड दी। तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया?
तो जहांगीर के द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट गुरु जो आपके होते हैं गुरु हरगोबिंद, जो छठे गुरु होंगे गुरु हरगोबिंद। और हरगोबिंद के बारे में, गुरु हरगोबिंद के साथ ये है कि इन्होंने सिख कौम को, सिख समुदाय को एक लड़ाकू कौम के रूप में किया। और मार्शल आर्ट की शुरुआत सिख कौम में किसके द्वारा, तो यहाँ पर जाएगा गुरु हरगोबिंद के द्वारा। नेक्स्ट गुरु जो होते हैं गुरु हर राय, और गुरु हर राय के बाद होते हैं नेक्स्ट जो गुरु हैं वो गुरु हरकिशन। और गुरु हरकिशन जो 8वें गुरु हैं। और गुरु हरकिशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत बचपन में 8 वर्ष की उम्र में ये गुरु बन गए थे और इनकी मृत्यु भी तुरंत हो गई, चेचक हो गया था। तो गुरु हरकिशन जो बाल गुरु कौन थे, सिख गुरुओं में किसे बाल गुरु कहा जाता है, तो गुरु हरकिशन। और फिर जो आपके 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु हुए, और उनके बारे में ये याद रखना है कि औरंगजेब ने उन्हें मृत्यु दंड दिया था, वो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया। और 10वें और अंतिम गुरु जो हुए गुरु गोबिंद सिंह, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। तो ये 10वें गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह। और गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों को भी औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया। तो ये 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह, 10वें और अंतिम गुरु। तो मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताया आपको। यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन के लिए सिखिज़्म से, सिख धर्म से संबंधित कुछ चीज़ याद करना होगा। आपको याद क्या करना है, तो 10 गुरु का क्रम और किस गुरु का मुख्य कार्य क्या, या किसके लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, और क्वेश्चन जो फ्रेम करता है, जो अभी हमने बताया, वो सब आपको याद करना है। फिर आप क्या करो, 10 गुरुओं के बाद रणजीत सिंह के काल को पढ़ो, जिन्होंने सिख साम्राज्य स्थापित किया। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उनके साथ याद रखना है कि इन्होंने सिखों को एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। सिख राज्य तो स्थापित नहीं किया, लेकिन सिख सैन्य शक्ति के रूप में इन्होंने उनको स्थापित किया और खालसा दल का गठन किया, या खालसा सेना का गठन किया। तो सेना के रूप में किसने किया, तो गुरु गोबिंद सिंह। और सिखों को एक लड़ाकू कौम के रूप में किसने बनाया, तो गुरु हरगोबिंद। मार्शल आर्ट गुरु हरगोबिंद, और सेना के रूप में सिखों को संगठित करने का श्रेय जाता है गुरु गोबिंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर रणजीत सिंह जो सिख पंजाब में सिख शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किए, सिख साम्राज्य की स्थापना किए। और फिर अंग्रेज और सिखों का संबंध, और आंग्ल सिख युद्ध, जो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, वो भी आप, तो यहाँ से आप पूरा पढ़ लेते हो सिख धर्म से संबंधित सभी गुरु और उनसे संबंधित फैक्ट। और फिर राजा रणजीत सिंह, और फिर सिख और अंग्रेज़ों के बीच संबंध, आंग्ल सिख युद्ध दोनों। तो यहाँ तक आप कर लेते हो, तो इस क्षेत्र से आने वाले क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंस में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग्य आ गया। वह भूभाग्य फैला हुआ था। देखिए, क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप जानते हो कि बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध जो बाबर का 5वां आक्रमण था, और बाबर यहाँ 1519 से ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और जब बाबर का यहाँ आक्रमण हो रहा था, तो दिल्ली सल्तनत की लोदी वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो हुआ, लोदी वंश का शासन था, और लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध पानीपत के मैदान में, हरियाणा में पानीपत के मैदान में 1526 में। और इस युद्ध में इब्राहिम की पराजय होती है, इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। फलस्वरूप मुगल को भारत में अपना शासन स्थापित करने का रास्ता मिल जाता है, और बाबर अपने को यहाँ स्थापित करता है। मुगल शासन की शुरुआत होती है। यहाँ पर यह है कि जब लोदी वंश, आप जानते हो तुगलकों के बाद ही, फिरोज शाह तुगलक के बाद ही दिल्ली सल्तनत फिर एकदम कमज़ोर होना शुरू होता है। और सैयद के समय भी दिल्ली सल्तनत का
जो साम्राज्य था वो दिल्ली के आसपास रह गया। फिर लोदी के समय थोड़ा सा, सिकंदर लोदी के समय कुछ स्थिति, बहलोल लोदी, देन सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय साम्राज्य की स्थिति कुछ ठीक होती है, लेकिन इनका साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत में आप जो देखोगे खिलजी के काल में और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में जो दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा साम्राज्य बना था वो धीरे धीरे सिमटता हुआ चला गया। और सैयदों के समय भी दिल्ली के आसपास साम्राज्य रह गया और लोदी के समय भी लगभग वही स्थिति रह गई। यहाँ क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि बाबर जब इब्राहिम को पराजित किया, लोदी वंश के शासन को समाप्त किया, तो लोदी वंश का साम्राज्य उसके हाथ में आया, तो उसका कौन सा क्षेत्र उसके हाथ में आया? मुख्य रूप से दिल्ली से आगरा तक का क्षेत्र, यही क्षेत्र उसके हाथ में आया। फिर बाबर आप देखते हो 1526 से 30 तक 4 वर्षों में अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में एक्सटेंड करता है। और फिर बाबर की असमय मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं आता है। फिर हुमायूं भी साम्राज्य विस्तार का कोशिश करता है, बंगाल उंगाल के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण पूरी तरह स्थापित करना चाहता है, लेकिन हुमायूं को फिर सूरवंश का एक व्यक्ति शेर शाह उसको गद्दी से हटाता है और फिर हुमायूं 15 वर्ष गद्दी से दूर रहता है। 15 वर्ष का निर्वसन का उसका जिंदगी हो जाता है एक तरह से, और 15 वर्ष के बाद फिर वो आता है, लेकिन एकाएक उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है 1556 में। फिर 1556 में मुगल की गद्दी पर एक उत्तराधिकारी के रूप में आता है अकबर, और फिर अकबर का काल फिर होता है कि मुगल के साम्राज्य को तेजी से बहुत विस्तारित करता है, दक्षिण तक जाता है, उत्तर में पूरी तरह से राजपूताना क्षेत्र को भी पूरी तरह से अपने हाथ में लेता है। तो फिर ये एक बड़ा साम्राज्य क्षेत्र बनता है मुगल का। फिर जहांगीर के समय भी, शाहजहां के समय भी, औरंगजेब के समय भी साम्राज्य क्षेत्र बढ़ता जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब बाबर इब्राहिम को पराजित किया तो उसके हाथ में कौन सा क्षेत्र आया? तो मुख्य रूप से दिल्ली से आगरा तक का क्षेत्र। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी। और आप जानते हो सिकंदर लोदी था जो आगरा शहर की स्थापना किया था। लोदी वंश का जो दूसरा शासक था सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी के बाद वही आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था और अपनी राजधानी भी दिल्ली से आगरा ले गया था। और उसके बाद इब्राहिम के समय भी राजधानी आगरा ही रही। बाबर भी आया, तो बाबर भी जब इब्राहिम के राज्य को अपने हाथ में लेता है और इब्राहिम की गद्दी पर जाकर के बैठता है, तो उसकी भी राजधानी उस समय आगरा से ही शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ऑक्सीकरण की क्रिया से निम्नांकित में किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? निम्नांकित में किस प्रकार की चट्टान, कौन सी चट्टान अपघटित होता है? देखिए, ऑक्सीकरण से, लोहा में ऑक्सीकरण से क्या होता है, या ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लोहा में क्या होता है, तो रस्टिंग होता है, लोहा में जंग लगता है। तो जिस चट्टान में लौह अयस्क होगा वो उसका जब ऑक्सीडेशन होगा, जब वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो उसमें क्या होगा, जंग होगा, जंग लगेगा, यानी रस्टिंग होगी और धीरे धीरे उसका अपक्षय होगा। तो क्वेश्चन साधारण सा है, ये आप कह सकते हो कि साइंस का भी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ खास साइंस का इसमें नहीं है। आप जानते हो कि लोहा में जंग लगता है, लोहा में रस्टिंग होता है, और जब लौह अयस्क है और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जिस चट्टान में लौह अयस्क की उपस्थिति है वो क्या होगा, उसमें रस्टिंग होगी और वो धीरे धीरे उसका वेदरिंग होगा, यानी अपक्षय होगा। तो यहाँ पर यही अपघटित होती है। किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? तो लौहयुक्त चट्टानें। लौहयुक्त चट्टानें वो रॉक जिसमें आयरन की उपस्थिति हो, उसमें रस्टिंग होगा ऑक्सीकरण के कारण और इसलिए उसका अपक्षय होगा। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, जो नदी घाटी है, सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? तो जॉर्डन नदी की घाटी है। जॉर्डन नदी की घाटी है। और ये जो रिफ्ट घाटी है ये आपको ये सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है
और इस घाटी का आप विस्तार जो देखोगे, इस घाटी का जो विस्तार देखोगे वो सीरिया से लेकर के इजिप्ट तक है। सीरिया से लेकर के यानी यूरोप, और यहाँ मिस्र यानी इजिप्ट, और इजिप्ट कहाँ, तो अफ्रीका का कौन है, तो उत्तर पूरब भाग में, ठीक है। तो सीरिया से इजिप्ट तक जॉर्डन नदी घाटी है, और ये सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है विश्व की। इसका विस्तार सीरिया से इजिप्ट तक। अब 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, जब ज्वालामुखी की मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी का उद्गार जहाँ से होता है, ऐसे तो कोनिकल हो जाएगा, और फिर वहाँ से उसके मुख से जहाँ से निकलता है ज्वालामुखी का मुख, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको पहले तो कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को, ज्वालामुखी का उद्गार जहाँ से निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं। लेकिन जब वो क्रेटर ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे ज्वालामुखी का ऐसे कोनिकल जो होगा, कोनिकल ऐसे जमाव हो जाएगा और यहाँ से जो ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो इसको क्रेटर कहते हैं। लेकिन जब ये इस तरह का क्रेटर जो है वो बहुत बड़ा हो जाए तब इसको कॉल्डेरा कहते हैं, इसको कॉल्डेरा कहते हैं, कॉल्डेरा। तो यही क्वेश्चन हमारा है कि ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उस आकृति को क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नांकित में कौन सी सेल जो है भूपटल की प्राचीनतम सेल है। सेल यानी चट्टान, तो चट्टान को मुख्य रूप से जो आप कहते हो कि आग्नेय चट्टान, इग्नियस आग्नेय चट्टान, या कहते हैं औषादी चट्टान सेडिमेंट्री, और एक होता है रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान। तो भाई सबसे प्राचीन क्या है, तो ये आग्नेय होगा, आग्नेय इग्नियस यानी वॉल्केनिक एरप्शन से, ज्वालामुखी क्रिया से, पृथ्वी के अंदर से जो ऊपर आता है, तो जो धरातल के ऊपर आ गया, जो मैग्मा धरातल के ऊपर आ गया तो लावा हो गया, लावा के जमाव से जो चट्टान बना उसको आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो होता है इनऑर्गेनिक पदार्थ उसमें होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो आग्नेय, तो सबसे प्राचीन क्या होगा, आग्नेय। फिर उसका सेडिमेंटेशन, अगर किसी चीज़ का जमाव होता जा रहा है कहीं पर, उस जमाव में जैव पदार्थ भी हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। फिर क्या है कि आग्नेय के रूप में परिवर्तन होता है तो उससे हो जाता है कायांतरित, या फिर अवसादी के रूप में भी परिवर्तन होता है तो कायांतरित। तो आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तन से बना रूपांतरित चट्टान, या अवसादी के रूप में परिवर्तन से बना रूपांतरित चट्टान। यहाँ क्वेश्चन है कि इन तरह के चट्टानों में सबसे प्राचीन चट्टान किसे मानेंगे, तो आग्नेय चट्टान को। आग्नेय को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, और अवसादी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, और रूपांतरित को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। और आग्नेय चट्टान का, अब तीनों का उदाहरण मैं एक बार और आपको सजेस्ट किया था चट्टानों का उदाहरण, जैसे आग्नेय चट्टान बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट, गैब्रो और ग्रेनाइट। बेसाल्ट, गैब्रो और ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान के मुख्य उदाहरण है। तो कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के सामने है, और 9वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है। एक दल होगा तो संयुक्त का बात नहीं है, 2 दल भी होगा तो भाई विपक्ष और सत्ता की बात होगी, तो मतलब गठबंधन की सरकार की कोई संभावना नहीं है। जब 2 से अधिक दल होते हैं, बहुदलीय होंगे, तब गठबंधन की सरकार या संयुक्त सरकार की संभावना बन पाती है। जब किसी की मेजॉरिटी नहीं है तो 2 या 2 से अधिक दल मिल करके गठबंधन का सरकार बनाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं, तो इसमें आप बोलोगे बहुदलीय संगठन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है। संसार में खाद्यान्न उत्पादन की अभिवृद्धि का दायित्व संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित अभिकरणों में से किसको है? पहले मैं आंसर लगा दूं, वो है FAO। यूएनओ की ही एक संस्था है FAO, WHO भी उसी की संस्था है, यूनेस्को भी उसी की संस्था है, ILO भी यूएनओ की ही संस्था है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था जो है वो विश्व में खाद्य उत्पादन और उसकी अभिवृद्धि के दायित्व का निर्वहन करता है या उसके लिए कार्य करता है? वो है FAO। FAO का फुल फॉर्म होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO इज एन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ which is responsible for development of food and agriculture in the world, condition of food and agriculture in the world। तो FAO और FAO का हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो रोम में है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका जो है, इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है। इसी तरह से WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ के मामले के लिए यूएनओ की एक संस्था। यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ की वो संस्था जो विश्व में एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक अप्रोच के लिए, कल्चर के लिए काम करने वाले, यानी एजुकेशन साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक सोच और संस्कृति कल्चर की अभिवृद्धि के लिए जो काम कर रहा हो उस संस्था का नाम यूनेस्को है। और उसी तरह से ILO है, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो यूएनओ के बारे में पढ़ लो, यूएनओ की स्थापना कब, ये सब, और यूएनओ के लिए जो यूएनओ से संबंधित जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो अलग अलग उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं उनके बारे में। तो उसी तरह की एक संगठन है FAO जो विश्व में खाद्य और कृषि की बेहतरी के लिए कार्य करने वाली संस्था है FAO, और उसका मुख्यालय है इटली में, इटली के रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन 11 नंबर सामने है और 11 नंबर क्वेश्चन में है संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो है राष्ट्रपति। देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद जो है, संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। फिर लिखा गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पद में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों की सहायता से करेंगे। तो अधीनस्थ में फिर मंत्रिपरिषद हो जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है जो राष्ट्रपति को उनके कार्यपालिका कार्यों के निर्वहन में सहयोग करे। तो संवैधानिक रूप से संघीय कार्यपालिका के सर्वोच्च कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पद है। ऐसे देश का सर्वोच्च पद, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पद में निहित है, इसलिए यहाँ आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उसी तरह से अगर राज्य में पूछेगा तो राज्यपाल। भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? देखिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको होगा? तो संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को होगा। ये संसद के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है?
भले उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो होगा वो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है हमारा संविधान जो है वो ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत लचीला है, यानी आंसर सी होगा। फिर इस पे बात हम लोग करते हैं, उदार और कठोरता का मिश्रण, यानी फ्लेक्सिबल भी है और कुछ मामले में रिजिड भी है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर अगर बात की जाए तो अलग अलग डायमेंशन पे बात होता है। तो भारतीय संविधान की कठोरता और लचीला होने की प्रवृत्ति पर अगर बात की जाए, इसके नेचर पे, तो भारतीय संविधान कुछ मामले में लचीला है, यानी ये अमेंडेबल है, ये संशोधन योग्य है, यानी आवश्यकता पर, समय के अनुसार, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय विधायिका द्वारा यानी संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो ये हो गया आपका कि भाई लचीला है। लेकिन संविधान की कुछ अब संशोधन में भी संशोधन, कुछ बातों में संशोधन साधारण प्रक्रिया से किया जा सकता है, दोनों सदनों से पारित हो गया, हो सकता है। कुछ में है कि दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित होने से हो गया, तो ये सामान्य संशोधन हो गया। कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होगा, 2/3 मेजॉरिटी से पारित होगा, तभी संशोधन हो सकता है। तो ये विशेष तरीके से इसमें अमेंडमेंट की बात है। कुछ बातों में संशोधन जब करना होगा तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ साथ आधे से अधिक विधानसभाओं से भी विधानमंडल से भी ये पारित होना चाहिए, यानी राज्य की भी, आधे से अधिक राज्य की भी, राज्य विधायिका की भी स्वीकृति होनी चाहिए, तब होगा। संसद के दोनों सदन से भी और आधे से अधिक राज्य विधायिका की सहमति के बाद ही होगा। तो ये 3, यानी संशोधन भी 3 कैटेगरी का हो गया। कुछ बातों में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से, कुछ बातों में संशोधन संसद के विशेष बहुमत से, कुछ बातों में संशोधन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधायिका की सहमति के बाद ही। तो ये 3 तरह से तो संशोधन, तो कुछ बातों में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है या ज़्यादा ज़्यादा सख्त है। इसके अलावा भी जो कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के भी ये वर्डिक्ट है कि संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का और संविधान की जो मूल बातें हैं, संविधान की मूल बातें, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये भी कहा गया है। तो उस तरह से जैसे भारत का संविधान क्या धर्मनिरपेक्ष है, लोक कल्याणकारी प्रकृति का है, तो इन सारी बातों, न्यायालय की सर्वोच्चता है, तो इन सारी बातों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये भी इसके प्रकृति से दृष्टिगत होता है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ मामलों में कुछ बातों के लिए संविधान लचीला है और कुछ बातों के लिए संविधान रिजिड है, कठोर है। तो इसलिए दोनों का मिश्रण है। उसी तरह से संविधान हमारा जो है वो केंद्रीकृत है कि संविधान का शक्ति बटा हुआ है, तो इसमें भी कभी देखिएगा कि हमारे पास मजबूत केंद्र है, कुछ बातों में देखिएगा कि पावर का बंटवारा है राज्यों के बीच में, राज्यों को कुछ मामले में पूरा स्वायत्तता है, तो इस तरह की भी बात है। वहाँ भी आप देखिएगा कि कुछ बातों में पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है और कुछ बातों में ज़्यादा सेंट्रलाइज है। तो फिर वहाँ भी अगर उस तरह का भी क्वेश्चन होगा कि केंद्रीकृत है कि विकेंद्रीकृत है, तो आप बोलिएगा दोनों का मिश्रण है यहाँ।
तो संविधान हमारा किसी भी मामले में मध्यम मार्ग को लेकर के चलता है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में भी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में भी, ये एक बीच का रूप लेके चलता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा उदार और कठोरता का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ये साइंस का हुआ। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन 17 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम इसमें से कौन सा है? 17 नंबर क्वेश्चन है, वो है परम कंप्यूटर। हमारा जो सुपर कंप्यूटर हुआ, जिसकी मेमोरी ज़्यादा हो, जिसकी गति ज़्यादा हो, तो ये सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम है। और भारत में कंप्यूटर की शुरुआत माना जाता है 1955 में। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत की अगर बात की जाए, शुरुआत तो ये 1955 से, शुरुआत 1955 से। और पहला कंप्यूटर ISO कलकत्ता में लगा था, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता जो है, वहाँ पर ये पहला कंप्यूटर लगा था कोलकाता में। पहला कंप्यूटर ISO कलकत्ता में लगा था। और भारत में कंप्यूटर की शुरुआती वर्ष 1955 कहा जा सकता है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? सबसे तेज गति से अपने अपने कक्ष पर घूमने वाला ग्रह कौन है? आप जानते हो ग्रह, सबसे नज़दीक का ग्रह हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है। तो इसमें सबसे तेज गति से घूमने वाला, सभी ग्रह कहते किसे हैं? वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह। अब ये क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है। फिर क्वेश्चन हमारा आता है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह के कौन है। तो सौर मंडल से संबंधित इस तरह के बहुत से फैक्ट्स और बहुत बार हम लोग डिस्कस भी किए हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से, सबसे फास्ट स्पीड से कौन घूमता है सूर्य के चारों तरफ? तो इसमें आंसर होगा बृहस्पति। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह भी है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति सबसे तेज गति से घूमने वाला सौरमंडल का ग्रह है। और इसका जो घूर्णन, इसका जो स्पीड अगर कह दिया जाए तो ये इसका घूर्णन काल 9 घंटा 55 मिनट है। लेकिन इसका चूँकि इसका जो कक्षा वो बहुत बड़ा है और ये लगभग 12 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ घूमता है। लेकिन 12 वर्ष ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसका जो घूर्णन गति है वो सबसे अधिक है। घूर्णन काल इसका सबसे अधिक है और सबसे अधिक उपग्रह भी इसके पास। और इसके प्रमुख उपग्रहों में जो नाम आप याद कीजिएगा, बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह जो है वो गैनीमेड है, कैलिस्टो है, लो है, यूरोपा है। और इसमें गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है और पूरे सौर मंडल का अब तक ज्ञात उपग्रहों में सबसे बड़ा है बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड भी लिखते हैं। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा है। और सिर्फ बृहस्पति के उपग्रहों में ही बड़ा नहीं है, वो पूरे सौर मंडल के ज्ञात उपग्रहों में, सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा है। और बृहस्पति के अन्य उपग्रह में जो प्रमुख उपग्रह है वो कैलिस्टो है, लो है, यूरोपा है। कैलिस्टो, लो, यूरोपा। कैलिस्टो, लो और यूरोपा, ये सब बृहस्पति के उपग्रह हैं।
तो सबसे अधिक उपग्रह भी बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा भी बृहस्पति, सबसे तेज गति से घूमने वाला भी बृहस्पति, और बृहस्पति का घूर्णन काल अगर कहें, रोटेशन पीरियड अगर कहें, घूर्णन काल इसका अगर कहें, घूर्णन काल, तो घूर्णन काल इसका 9 घंटा 55 मिनट होता है। 9 घंटा 55 मिनट, 9 घंटा 55 मिनट में, 9 घंटा 55 मिनट में ये अपने एक्सिस पर घूम जाता है। और इसका परिक्रमण काल जो है, परिक्रमण काल यानी रिवॉल्यूशन पीरियड जो इसका है, जो सूर्य के चारों तरफ ये एक चक्कर पूरा कर पाता है, लगभग 12 वर्ष में। 12 वर्ष में ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर पूरा कर पाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी तो 1 वर्ष में, लेकिन ये 12 वर्ष इसलिए क्योंकि इसका तेज घूमने के बाद भी इसका 12, क्योंकि इसका पाथ जो है, इसकी ऑर्बिट जो है, जिस पर ये घूमते हुए चारों तरफ पृथ्वी को, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है, इसका जो ऑर्बिट है, इसका जो कक्षा है वो बहुत बड़ा है, उसका सरकमफेरेंस की परिधि बहुत बड़ी है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि ये घूमता तेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर 18 है ना, उसके बाद 35 नंबर पर मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा, देखिए इसमें बहुत सा नाम आता है, लेकिन ज़्यादातर के यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकुंतलम किसने लिखा? शाकुंतलम जो है ये रचना किसकी है? तो सिर्फ शाकुंतलम नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम ये रचना का नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। या शाकुंतलम से भी पूछा जा सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये रचना किसकी है? तो आंसर होगा कालिदास की। कालिदास की विभिन्न रचनाओं में एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम भी, कालिदास का मेघदूतम भी, रघुवंशम भी, अभिज्ञान शाकुंतलम भी, मालविका अग्निमित्रम भी। तो कालिदास की प्रमुख रचनाओं का नाम अभी हमने जो बताया, मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, फिर अग्निमित्रम हो गया। तो कालिदास कब के? तो गुप्त काल के। कालिदास गुप्त काल के हैं, और गुप्त काल में भी किस शासक के काल के? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन, विक्रमादित्य के काल के। अश्वघोष की रचना का अगर बात किया जाए, एक बार हम लोग डिस्कस भी किए थे, बुद्धचरितम इनकी प्रमुख रचना है, बुद्धचरितम। अश्वघोष किसके काल के हैं? तो कनिष्क के काल के, कुषाण शासक कनिष्क के काल के। और चौथी बौद्ध संगति के उपसभापति थे, इसके सभापति नहीं थे, ये चौथी बौद्ध, ये एक बार मैं बताया भी था, चौथी बौद्ध संगीति के उपसभापति थे, उपसभापति। और भास की जो रचना है, स्वप्नवासवदता, ये गुप्त काल के, स्वप्नवासवदता ये रचना किसकी है? भास की। कंबन की रचना है तमिल रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, और क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? और ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? तो ये 1875 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है। और दयानंद सरस्वती का एक जो स्लोगन, वेदों की ओर लौटो। और
दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक, ये स्लोगन हो गया इनका। एक पुस्तक इनकी है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। देखो, दयानंद सरस्वती हिंदू समाज में जो वैदिक धर्म पर आधारित समाज, लेकिन इन्होंने देखा क्या, ये 19वीं सदी हमारा, आप देखते हो कि धर्म और सामाजिक सुधार का एक तरह से वो सदी रहा। खास करके 19वीं सदी का पूर्वार्ध यानी 1850 तक अब तेजी से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चले, और उस सदी के सबसे जो पहले, सबसे अग्र जो नेता माने जाएंगे समाज सुधार के, धर्म सुधार के क्षेत्र के, वो राजा राम मोहन रॉय। फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भी ये धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित जो कदम चलते रहे, क्रियाएं चलती रही, उसमें एक नाम आता है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती भी हिंदू समाज में जो आडंबर था उससे वो बहुत चिंतित थे, और इनका ये मानना था कि वेद में जो चीज़ है उसकी मौलिक रूप को बदल दिया गया है और इसमें बहुत से आडंबर बना दिया गया है। तो फिर ये वेद के मूल रूप को फिर से समाज में स्थापित करने और वेद के मूल रूप को समाज को समझाने का प्रयास में ये लगे, और इनके इस मिशन के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया और उसका नाम आर्य समाज दिया। और इन्होंने नारा दिया, एक तरह से स्लोगन दिया, वेदों की ओर लौटो, यानी वेद में जो मूल बातें हैं उसको फॉलो करो, और जो अंधविश्वास और महंगे कर्मकांड और ये सब जो है इससे दूर होने की इन्होंने बात कही। और इसके लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में किया। फिर आप देखते हो आर्य समाज का पंजाब में भी, और हंस राज के द्वारा फिर आर्य समाज के काम को बहुत बढ़ाया गया, और वहाँ पर देखोगे कि फिर आर्य समाज से ही एंग्लो वैदिक एडुकेशन की बात, जिस पर डीएवी की स्थापना, ये आर्य समाज से जुड़ा हुआ, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से, पंजाब क्षेत्र से। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का या दयानंद सरस्वती का एक स्लोगन, वेदों की ओर लौटो, और दयानंद सरस्वती या दयानंद स्वामी की एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष का है? 1931 का। आप देखते हो 1930 में गांधी जी के द्वारा, 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कैसे किया? तो दांडी मार्च करके, साबरमती आश्रम से दांडी तक, और नमक बना करके, यानी नमक कानून के विरुद्ध में गांधी जी ने वायसराय इरविन को ये इतला कर दिया था, यह वार्न कर दिया था कि अगर आप नमक कानून को, जो कानून सही नहीं है, नमक पर अगर आप नमक पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हो तो इसका हम विरोध करते हैं, और इसे वापस आप नहीं लोगे तो हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू करेंगे। और इरविन उनकी बात को नहीं माना, और नमक पर लगाए गए टैक्स को वापस नहीं लिया गया, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू किया। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया। उसी समय 30 में इन्होंने आरंभ किया। 31 में लंदन में ब्रिटिश सरकार भारत के मामले पर बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया, और इसमें कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया। तो फिर इरविन को ब्रिटिश सरकार ये बोलती है कि कांग्रेस को भी इसमें प्रतिनिधित्व करने, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करो। और तब इरविन गांधी जी से वार्ता करता है 31 में कि आप यहाँ पर अवज्ञा आंदोलन रोकिए और जाकर के गवर्नमेंट से बात कीजिए। और गांधी जी और इरविन के बीच ये जो समझौता हुआ, जिस समझौते से 1931 में जिस समझौते से
गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ स्थगित कर दिया और द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। लेकिन वहाँ पर गांधी जी को लगा कि अंग्रेजों ने ये जो सम्मेलन बुलाया है, जिसमें विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया है, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की समस्याओं को का निराकरण करना नहीं है, बल्कि इस सम्मेलन के द्वारा अंग्रेजी सरकार भारतीयों को बांटने का काम कर रही है और कांग्रेस को यह दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस अकेले भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि इस सम्मेलन में अन्य संगठन भी, भारत की तरफ से अन्य संगठन भी उपस्थित है, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे दलित महासभा हो या कम्युनिस्ट हो, और फिर कांग्रेस। तो कांग्रेस को ये दिखाने का कोशिश यहाँ किया गया कि आप अकेले भारत के मामले को का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो और इसलिए आपको अकेले अवज्ञा करने कोई अधिकार नहीं है। फिर गांधी जी उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से बीच से ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से अपने को अलग कर लिए, वहाँ से लौट आए भारत और यहाँ आकर के उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो गोलमेज सम्मेलन में जाने के पहले गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच जो वार्ता हुई 1931 में, उसी को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष का, ये क्वेश्चन हमारा है, तो 1931 का। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया और गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके पूना जेल में रख दिया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 32 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 32 में, और उसमें अंग्रेजों ने दलितों को निर्वाचन में आरक्षण दिया और ये अंग्रेजों का एक उद्देश्य था कि कांग्रेस से दलित को भी अलग कर लें, डिप्रेस्ड क्लास को भी अलग कर लें। और गांधी जी जब इस बात को सुनते हैं तो गांधी जी अवाक रह जाते हैं और जेल में ही गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर अंबेडकर साहब, जिनके कहने पर ये दलित रिजर्वेशन उनको मिला था, विधायिका में दलित रिजर्वेशन की बात उनको मिली थी, वो फिर गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी अंबेडकर को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि आप अंग्रेजों के तरफ से आरक्षण मत लो और विधायिका में वो आरक्षण कांग्रेस की तरफ से ही दिया जाएगा, कांग्रेस ही उतने सीट पर दलित उम्मीदवार को रखेगी। तो इस बात पर फिर गांधी और अंबेडकर साहब में समझौता हो जाता है। वो 32 में जो दलितों के लिए आरक्षण दिया गया उसको रैमजे मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो उस कम्युनल अवार्ड की घोषणा के विरुद्ध में गांधी जी पूना जेल में अनशन पर बैठ गए। फिर गांधी और अंबेडकर साहब में बात हुई और उस वार्ता को, उस समझौता को पूना पैक्ट 1932 के नाम से जाना जाता है। तो कम्युनल अवार्ड 1932 जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन से अंग्रेजों ने दिया दलित आरक्षण विधायिका के लिए, उसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और 32 में ही गांधी और अंबेडकर साहब के बीच जो समझौता हुआ उसको पूना पैक्ट कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी को तैयार जो किया वायसराय इरविन, उसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा या मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड की घोषणा, रैमजे मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932। गांधी अंबेडकर जो पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता पूना पैक्ट 1932 और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो है 1931। तो यहाँ पर यही था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को, चित्तरंजन दास को, राजेंद्र प्रसाद को, जीएस खरपड़े को? तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, सीआर दास को, जो बंगाल क्षेत्र के एक प्रमुख नेता, स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और बंगाल क्षेत्र के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर सीआर दास, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को का उपनाम देशबंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। और इसी तरह का एक नाम है
और आप जानते हो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू भी एक एमिनेंट बैरिस्टर थे, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को स्वराज दल का संस्थापक कहा जाता है। स्वराज दल का संस्थापक किसको कहा जाएगा? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। इसी तरह का एक है दीन बंधु। तो दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज को, एक अंग्रेज ऑफिसर CF एंड्रयूज एक अंग्रेज जो भारतीयों के पक्ष के लिए भी बात करता था। एंड्रयूज को CF एंड्रयूज, ये याद रखना, CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। और गांधी जी का एक कथन हमको याद पड़ रहा है। गांधी जी ने CF एंड्रयूज के बारे में कहा था कि अगर अंग्रेज जाति में एक भी CF एंड्रयूज है तो हम अंग्रेज जाति से घृणा नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते। तो गांधी जी का ये कथन कि अंग्रेज जाति में एक भी CF एंड्रयूज है तो हम अंग्रेज जाति से घृणा नहीं कर सकते। तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु और CR दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का प्राचीन नाम निम्न में क्या था? असम का प्राचीन नाम कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप भी था। और एक चीज मैं बता दूं, असम का प्राचीन नाम एक और नाम होता है प्रयाग ज्योतिषपुर। ये बहुत कम जगह आपको मिला होगा, प्रयाग ज्योतिषपुर। लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रयाग ज्योतिषपुर। असम का एक प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर भी, और असम का प्राचीन नाम कामरूप भी। तो असम प्राचीन काल में असम का एक नाम प्रयाग ज्योतिषपुर भी, और किसी काल में असम का नाम कामरूप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो था जीके का आर्ट्स सब्जेक्ट या करंट से रिलेटेड जीके का ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का, सेट नंबर 27 का। तो सेट नंबर 27 का जीके का जो क्वेश्चन था उसको मैं डिस्कस किया, और अगले सेट के क्वेश्चंस के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।